Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FSC 3 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 6.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज नीडेड टू कोगुलेट 2.5 liter of arsenic sulfide salt completely in 2 hours. The coagulation value of aluminum sulfate in terms of millimoles per liter. तो ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अपने पास आर्सेनिक सल्फाइड का सोल दे रखा है। इस आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को कोगुलेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट आप मिक्स कर रहे हो और इस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन वैल्यू आपको बताना है। तो कोगुलेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला है वैसे तो आपको पता है, लेकिन इसमें आपके पास एक हिंट भी है और उस हिंट से भी आपको अगर कोगुलेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है तो भी इस हिंट से आप कोगुलेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कोगुलेशन वैल्यू आपको कितनी कैलकुलेट करनी है? कोगुलेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? मिलीमोल्स पर लीटर। वैसे तो डेफिनेशन पता है, बाकी इस हिंट से भी आपको पता लग जाएगा कि कोगुलेशन वैल्यू एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना हो सकता है। कितना एल्यूमिनियम सल्फेट का मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर ऑफ द सॉल को कोगुलेट करने के लिए? मिलीमोल्स पर लीटर क्या दे रखा है कि अपने पास एक आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है। ये सॉल कितना है? 2.5 लीटर ये सॉल है अपने पास, और इस सॉल को कोगुलेट करने के लिए 6.84 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट ये लगेगा आपको। तो 2.5 लीटर को कोगुलेट करने के लिए 6.84 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट है। 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उसको मिलीमोल्स में रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये मोल आपको कितने दे रखे हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342 होता है। 6840 10⁻³ डिवाइडेड बाई 342 मोल्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20 10⁻³ मोल्स। 20 मिलीमोल आप इसको बोल सकते हो। 20 मिलीमोल इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 2.5 लीटर ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। तो 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए उसको मिलीमोल में रिपोर्ट करना है। दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन वैल्यू। तो कोगुलेशन वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा? मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड पर यूनिट लीटर ऑफ द आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। तो टोटल वॉल्यूम का आप डिवाइड कर दो पर यूनिट लीटर, आपको ये पता चल जाएगा। तो 20 में 2.5 का डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो यहाँ पे ये जो गिवन आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट को इंसर्ट करने से कोगुलेशन होता है, और एल्यूमिनियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट का जो कोगुलेशन वैल्यू है दैट इज 8 मिलीमोल पर लीटर ऑफ द आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एन आयनिक कंपाउंड A plus and B minus crystallizes in rock salt structure. If ionic radius of A plus and B minus is 200 picometer and 400 picometer respectively, then calculate distance between two nearest anions in angstrom. तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो एनाइंस का नियरेस्ट डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, केवल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। NaCl अपने पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में बेसिकली जो कैटायन है ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है और एनायन FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली सॉल्व होगा। A प्लस और B माइनस अपने पास, इन दोनों का रेडियस है 200 पिकोमीटर 400 पिकोमीटर, और दो एनायंस के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यूनिट सेल बनाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि B माइनस और B माइनस के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो B माइनस एनायन क्या करता है? FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो FCC के जो लैटिस पॉइंट है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, वहां पे B माइनस प्रेजेंट होगा, और ये कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। यही NaCl स्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन होता है, या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आप उसको बोल सकते हो। तो B माइनस कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, और साथ ही साथ A प्लस कहां प्रेजेंट होगा? अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, और बाकी एजेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो बताइए B माइनस और B माइनस के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है? FCC लैटिस की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि
इस H के अलोंग अगर आप देखो तो कॉर्नर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, A है। एक तो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। एक फेस डायगोनल के अलोंग अगर आप देखो, फेस डायगोनल के अलोंग अगर आप देखो तो फेस डायगोनल में इन दोनों एटम्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है उसका जस्ट हाफ, तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2a डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा a/√2, और ये जो डिस्टेंस है इससे तो थोड़ा कम ही है। तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा एनाइंस के बीच में ये फेस डायगोनल का जस्ट हाफ आने वाला है a/√2। a/√2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इस यूनिट सेल का जो एच लेंथ है वो कितना है, a अज्यूम किया है, तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, √2a डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन b माइनस एंड b माइनस, दैट मींस बिटवीन एनाइंस। तो a अपने पास नहीं है, इस यूनिट सेल का जो एच लेंथ है a वो आपको पता नहीं है, केवल कैटायन और एनायन का रेडियस आपको पता है। तो A R पॉजिटिव R नेगेटिव में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में, नहीं भी पता है तो आप इसको डिराइव कर सकते हो। केवल अगर यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकेशन था कि कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और एनायन एब्सिसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, इतना भी अगर पता है तो A R पॉजिटिव R नेगेटिव में रिलेशनशिप अपने पास आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप किस तरीके से आएगा। कैटायन जब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई करेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जितना मैक्सिमम रेडियस होता है उससे ज्यादा रेडियस का कैटायन यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है। तो ज्यादा रेडियस का कैटायन ऑक्यूपाई करता है तो ये जो लैटिस है ये एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है तो एफसीसी लैटिस के जो पुराने फॉर्मूले हैं वो वैलिड नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपको नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और नया फॉर्मूला बेसिकली किसके लिए बनाएंगे, ए आर पॉजिटिव आर नेगेटिव में रिलेशनशिप के लिए। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, जहां पे कैटायन और एनायन कांटेक्ट में होते हैं। तो कांटेक्ट में कहां पे होंगे, जहां पे अपने पास ये वॉइड्स में कैटायन प्रेजेंट होगा। कैटायन अपने पास वॉइड में कहां प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे है और एज के सेंटर पे है। तो अलोंग एज आप देखिए ये कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, B-B-, और ये अपने पास एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसमें कौन प्रेजेंट है, A+। R नेगेटिव R पॉजिटिव R पॉजिटिव, तो 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू एच लेंथ A। 2 कॉमन आ गया, 200 प्लस 400 कितना हो गया, 600 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू A। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनाइंस कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई √2, पिकोमीटर है 10⁻⁻12 मीटर। 12/√2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसको क्या बोल दोगे, एंगस्ट्रॉम। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 12/√2। कैलकुलेट करके देख लेना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो उसी तरीके से आपको डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है बेसिकली, और इसमें फाइनली जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, वही अपना फाइनल आंसर है। रिएक्शन सीक्वेंस एक बार बना देते हैं। रिएक्शन सीक्वेंस इजी है और कई बार आपको रिएजेंट देख के भी पता लग जाता है कि फर्दर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। 1 2 केवल 2 ही रिएक्शन इन्होंने किया है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जिस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, टोटल 3 पाई बॉन्ड है। एसिडिक मीडियम में आप इसे हीट करते हो, जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसे रखते हो और इसके बाद H2O की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो एक अंदाजा तो मुझे वैसे ही लग गया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, NH2 ग्रुप, प्राइमरी अमाइन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अमाइन ही NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है, डाईएजोटाइजेशन होता है। डाईएजोटाइजेशन के बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और वो जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है वो बेसिकली 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है। उसके बाद अगर आप उसे हीट करोगे तो डिसोशिएट हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी अंदाजा लग गया कि इस जगह पर NH2 ग्रुप पक्का प्रेजेंट होगा और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर बेंजीन होगा और बेंजीन से NH2 ग्रुप तो अटैच्ड होगा ही सही। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये तीनों पाई बॉन्ड रिंग के अंदर जा सकते हैं। H+ है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, पाई गैप पाई,
नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है? रेजोनेंस करवाओ, नाइट्रोजन के ऊपर वापस से लोन पेयर को ले आओ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव है, साइड में एक 4 डिग्री कार्बन एटम है, तो कार्बोकेटाइन पहली बात तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जब ये पॉजिटिव इधर जाएगा तब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पे कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होगा, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हमेशा 1 टू शिफ्ट होता है, फर्स्ट पे अगर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो ये शिफ्ट होकर सेकंड पे जाएगा, और सेकंड से किसी पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आपको आता है। फिलहाल दोनों ग्रुप सेम है तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पे माइग्रेट कर जाएगा, पॉजिटिव, H प्लस हीट है, वापस से बीटा कार्बन से आप H प्लस हटा दो यहाँ पे, दिस इज योर अल्फा कार्बन वेयर कार्बोकेटाइन इज प्रेजेंट, और दिस इज योर बीटा कार्बन ये भी है वैसे, लेकिन इस बीटा कार्बन से अगर आप H प्लस रिमूव करोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, और पाई बॉन्ड आएगा तो मतलब बहुत ही अच्छा स्टेबल कंपाउंड आपको मिल गया, एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया, 3,4 डाइमिथाइल एनालीन ये कंपाउंड आपको मिल गया। तो ये पहले रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट मिला है, अब इसका क्या करना है, डाइएजोटाइजेशन, और उसके बाद वाटर के साथ हीट करना है, NaNO2 प्लस HCl, तो प्राइमरी अमाइन का NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, NH2 के साथ बेंजीन अटैच्ड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, स्टेबल अप टू 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के साथ इसे हीट करोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, डिसोशिएट होगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से लीव करेगा, बेस्ट लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप लीव करेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपके पास, वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का, तो ये जो एनालीन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली अल्कोहल में, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, 1 2 प्लस 6 टोटल 8 कार्बन एटम है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 96, एक ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन आप देख लो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन प्लस 3 तो 6 प्लस 4 10 हाइड्रोजन एटम है, 1 2, तो फाइनली जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिला है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 122, ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन विच एटलीस्ट 1 एटम हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इन सेंट्रल एटम ऑफ अजाइडाइन, तो टोटल आपको 7 to 8 स्पीशीज का लिस्ट दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि इन स्पीशीज में एटलीस्ट 1 एटम का हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल होना चाहिए, अजाइडाइन में जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है। अब अजाइडाइन क्या होता है, अगर ये आपको पता है तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, किसको बोलते हैं अजाइडाइन, अजाइडाइन बोलते हैं N3 माइनस को, N3 माइनस कहां से आता है, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से, HN3 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड, एसिड H प्लस अगर लूज करेगा एक्वा सॉल्यूशन में तो बाकी क्या बचेगा, N3 माइनस, अजाइडाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है, N2 प्लस N माइनस, N2 N माइनस, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, नेगेटिव एक और है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, तो आपको गिवन स्पीशीज में से फाइंड आउट करना है कि कोई भी एटम ऐसा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp के इक्वल हो, और ये सारी स्पीशीज हमें कैलकुलेट करनी है। N2O पहला, तो N2O तो ठीक है बेटा, N2O कैसा बनेगा, N2 प्लस O, ऑक्सीजन कैसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या सामने वाले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाता है ताकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में आए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट था। नाइट्रोजन का कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन है एक एटम का, तो
N2O के बाद अपने पास क्या है, H2C2 इथाइन। तो बेटा यहाँ तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp ही आता है। CO2 C3O2, CO2 में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, सॉरी 0 लॉन पेयर, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, मिडिल में जितने भी कार्बन एटम है हर किसी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर। और क्या है, BF2 है, NO2 है और PF3 है, 3 स्पीशीज और हैं, इनमें भी देख लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट है या नहीं है। BF2 ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होता ही है। बेरिलियम 1s2 2s2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसीलिए कितने बॉन्ड बना पाता है, 2, और 2 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लॉन पेयर 0 है, sp हाइब्रिडाइज्ड है बेरिलियम। और क्या हो गया, NO2 और PF3। तो PF3 आप पहले देखो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन का भाई, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हटा दो इसको। और NO2, अब ये NO2 यहाँ पे एक्सेप्शन है, अच्छे से देखना इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में NO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको बता रखा है। बताइए, NO2 कुछ ऐसा बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर है, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर दैट इज इक्वल टू 2 विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो NO2 आपको क्या लग रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड लग रहा है, लेकिन इस तरीके से आप ये आंसर मत लगाना, NO2 में जो नाइट्रोजन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता, 180 का, लेकिन 180 का बॉन्ड एंगल यहाँ पे नहीं होता है, उल्टा कैलकुलेट करना होता है। पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो कि 137 के करीब इसका बॉन्ड एंगल होता है, 137 134 विच इज नियर टू 120 डिग्री, तो यहां से आप रिवर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 के करीब आएगा। अच्छा, इसके बारे में एक अच्छी बात भी बता देता हूं मैं, sp2 के करीब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें किसी एक पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp हाइब्रिडाइजेशन किसका है, अजाइडाइन में सेंट्रल नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो गया, 5। अब NO2 के बारे में एक और अच्छी सी बात आप देखो, NO2 में ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देने के बाद कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसी भी सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन ऑर्बिटल में लॉन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो जो ऑर्बिटल अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जिन ऑर्बिटल में अपने पास लॉन पेयर होते हैं, ये सब ऑर्बिटल कौन से होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लॉन पेयर को रख सकता है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड p और d ऑर्बिटल से, जिनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो सेंट्रल एटम पे प्योर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना, sp2, तो sp2 किससे बना है बेटा, 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल का मिक्सिंग आपने किया है, तो मिक्सिंग के बाद वापस से टोटल 3 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। 1 ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा ये, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लॉन पेयर को रखने में काम आता है। अनदर ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, फिर भी अपने पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बेसिकली किसको रखता है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि NO2 में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो NO2 का बहुत ही स्पेशल केस है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बनाए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है और 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये अपना मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 5 मोलर H2SO4 शुड बी एडेड टू 150 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ऑफ फाइनल मोलैरिटी। तो बेसिकली H2SO4 के दो सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हैं, वन सॉल्यूशन इज 5 मोलर, अनदर सॉल्यूशन इज 1 मोलर, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद फाइनली जो अपने पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 2.5। और एक कंडीशन आपको और दे रखी है कि दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स कर रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 10% डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो कि 100 ml आपने मिक्स किया 150 ml में, तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 250 ml। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइनल जो सॉल्यूशन है वो 10% से डिक्रीज हुआ है, तो 250 ml का 10% आप डिक्रीज कर दो, 25 ml यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन अपने पास कितना आना चाहिए 225 ml। और ये केवल एक एग्जाम्पल है। फाइनल मोलैरिटी आपको दे रखा है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट सॉल्यूशन H2SO4 का जो आप ऐड कर रहे हो सेकंड सॉल्यूशन में, तो इस फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आप ऐड करो ताकि फाइनल मोलैरिटी 2.5 मोलर आए। देखो लेट अस से कि VML आपको ऐड करना है, मोलैरिटी कितनी है 5 मोलर, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर तो यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट अपने पास क्या हो गया H2SO4। 150 ml है ये, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। मिक्स करने के बाद कितना वॉल्यूम बन जाएगा V प्लस 150 ml। इतना नहीं बनेगा, केवल 90%, 10% रिडक्शन हो गया, दैट इज V ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन इज गिवन एज 2.5 मोलर। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि VML जो आपने मिक्स किया है ये VML की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी किसकी निकालते हैं सॉल्यूट H2SO4 की, फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V प्लस 150 इंटू 90/100। वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में पुट किया है, तो H2SO4 सॉल्यूट के जो मोल है वो मिलीमोल में पुट करने चाहिए, तभी मोलैरिटी एग्जैक्टली 2.5 आ सकता है। बताइए H2SO4 का कितना मिलीमोल आपको मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन दोनों से H2SO4 मिलेगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो फिर आपको क्या मिलेगा मिलीमोल। तो 150 इंटू 1, 150 मिलीमोल प्लस V इंटू 5, तो ये टोटल मिलीमोल अपने पास H2SO4 के हैं। मिलीमोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करो, 100 ऊपर भेज देते हैं, 2.5 से कितना हो जाएगा 40 टाइम्स 0, ठीक है। इधर जाएगा 9V प्लस 150 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इधर कितना है 4, 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू 4 20V, 20V माइनस 9V 11V, और ये 1350 माइनस 600, तो ये कितना आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज इक्वल टू V, और वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया मिलीलीटर में। सॉल्व करो तो कितना आएगा, फाइनल आंसर बता देता हूं, 750 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा 68.18 मिलीलीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिक्स्ड मस्ट बी मिक्स्ड इन सेकंड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ 2.5 मोलैरिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 68.18 मिलीलीटर। इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है ये। Among the following total number of element which produces hydrogen gas with NaOH 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट दे रखे हैं, और ये पूछा है कि अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन से केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो, कौन से केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कि सारा एलिमेंट हमें क्या दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस वैसे यूजुअली कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता है ना, कि कोई मेटल आपने लिया, मेटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मेटल बेसिकली बेसिक नेचर होता है, तो आप इसके रिएक्शन किससे करते हो एसिड, जैसे कि डाइल्यूट HCl, तो मेटल क्या करता है, मेटल का सॉल्ट बनाता है और
HCl में से H प्लस को रिप्लेस कर देता है, H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये तो नॉर्मली आपको पता है कि जो बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H प्लस के रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर आते हैं, मतलब उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस के रिडक्शन पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम होता है, वो सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके H प्लस को रिप्लेस कर देंगे। तो H प्लस बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और ये मेटल खुद कैटाइनिक ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। तो इनका बेसिकली क्या बनेगा यहाँ पे सॉल्ट। तो ये तो आपको वैसे पता है कि डाइल्यूट HCl के साथ कौन से मेटल हैं जो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट HCl नहीं है बेटा, एसिड नहीं दे रखा है यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बेस। तो बताइए कौन सा एलिमेंट या कौन से मेटल हो सकते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस दें। अब मेटल खुद ही बेसिक होते हैं, तो बेस के साथ क्यों रिएक्ट करेगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेटल एम्फोटेरिक भी तो होता है ना, मेटालिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हैं, और वो सब आपको पता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिन मेटल्स के होते हैं, क्या खास बात होती है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो बेसिकली आपको देखना है कि यहाँ पे एम्फोटेरिक मेटल कौन सा हो सकता है, या कौन सा ऐसे एलिमेंट हो सकता है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो। क्या क्या दे रखा है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, एसन है, पीबी है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो डी ब्लॉक में जिंक हो गया, पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम गैलियम होता है, और एसन पीबी होता है, AsSb होता है। ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं इनके। तो बाकी सब तो आपको दे नहीं रखे, लेकिन एसन पीबी तो दे रखा है ना, और एल्यूमिनियम भी आपको दे रखा है। तो टोटल 4 मेटल तो ऐसे हो गए जो कि बेस NH के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और बाकी इन मेटल्स का जो सॉल्ट है वो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। टोटल 4 एलिमेंट तो ऐसे हैं। बाकी फॉस्फोरस और सल्फर के साथ, फॉस्फोरस और सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल का एसिडिक कैरेक्टर तो होता ही है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ये तो आपको बता ही रखा बेटा, एलिमेंटल फॉस्फोरस और एलिमेंटल सल्फर या एलिमेंटल हेलोजन के साथ जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन आप करवाते हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में जब डिसप्रोपोर्शनेशन आपको सिखाया था, तो ये रिएक्शंस याद करने के लिए आपको बोला गया है। बताइए फॉस्फोरस यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। सल्फर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। बेसिक मीडियम में इनका डिसप्रोपोर्शनेशन होता है तो क्या बनता है, PS3 + H2PO2 माइनस, और यहाँ पे क्या बनता है, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड + Na2S2O3 हाइपोसोल्यूशन। सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, सल्फर रिड्यूस भी होता है। सिमिलरली फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है, कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज नहीं होता है। तो टोटल 4 एलिमेंट है आउट ऑफ 6 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट विद बेस टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 4। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है। इस रिएक्शन सीक्वेंस में टोटल 4 प्रोडक्ट हैं, और सभी 4 प्रोडक्ट P1, P2, P3 एंड P4 आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं। ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्रोडक्ट आपको सही दे रखे हैं। जैसे कि 1 सही हो सकता है तो 1 आंसर हो गया, 3 सही है तो 3 आंसर हो गया। रिएक्शन सीक्वेंस आप देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन किससे कर रहे हैं, SOCl2, फर्स्ट रिएक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, COOH है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली। रिएक्शन करना है 1 इक्विवेलेंट ऑफ SOCl2। बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप SOCl2 से करते हैं तो COOH किस में कन्वर्ट होता है, COCl, एसिड हैलाइड में। तो ये क्या मिल जाएगा, COCl। 1 इक्विवेलेंट है तो 1 COOH इज कन्वर्टेड इनटू COCl, अनदर COOH रिमेन्स कांस्टेंट। और इसके बाद क्या है, NH3, ये भी आपको 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। तो NH3 अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा
तो यहां से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, NH3 न्यूक्लियोफाइल है और इधर अपने पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट आपको दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2TH रिएक्शन, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। अल्टीमेटली यहाँ से अटैचमेंट किसका होता है, NH2 माइनस का होता है, क्योंकि फाइनल स्टेप में प्रोटॉन लॉस तो हो गई। तो COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस प्लस Cl माइनस, Cl माइनस विल एक्सट्रैक्ट H प्लस, तो यहाँ क्या बन जाएगा HCl और ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर P1। तो P1 सही दे रखा है क्या, NH2C डबल बॉन्ड हो, दैट मीन्स अमाइड, CH2 होल थ्राइस CH2COOH, प्रोडक्ट P1 आपको सही दे रखा है। अब प्रोडक्ट P2 के लिए क्या रिएक्शन है, Br2 प्लस KOH के साथ आप इसका रिएक्शन करो। तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करना बेसिक मीडियम में, हैलोजन के साथ बेसिक मीडियम में कौन रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। और कौन रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमाइड, तो प्राइमरी अमाइड ही है। और प्राइमरी अमाइड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, प्राइमरी अमाइन, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें से एक कार्बन आइटम कम हो जाता है, कौन सा कार्बन आइटम, C डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट P2। अब चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट P2 सही है क्या, NH2CH2 होल थ्राइस COOH, प्रोडक्ट P2 भी आपको सही दे रखा है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 में जो P3 आपको बनाना उसके लिए रिएजेंट आपको दिया हुआ है Br2, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आपको Br2 से रिएक्शन करना है। तो ये HVZ रिएक्शन हो गया, COOH के अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन होता है, CH2 होल थ्राइस NH2, देख लेते हैं। COOH के अल्फा कार्बन पे हेलोजिनेशन किया है, CH2 होल थ्राइस NH2। P3 प्रोडक्ट भी सही है। अब P4 फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या है, इसमें कोई रिएजेंट आपको नहीं दे रखा, केवल इतना लिखा हुआ है इंट्रामोलिकुलर SN2। तो इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। तो इसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इंटरनली एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है और एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, तभी इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो सकता है। Br कार्बन 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 NH2 नाइट्रोजन का लॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल हो गया, Br हैलाइडाइन गुड लीविंग ग्रुप है, ये अटैक किया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। 1 2 3 4 5, तो 5 एटम्स, एक नाइट्रोजन है जिसमें, इसने कहां पे अटैक किया, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या अटैच्ड है, COOH प्लस Br माइनस, प्रोटॉन लॉस होगा, तो क्या बनेगा, HBr। अब आप देखिए कि ये जो कंपाउंड यहाँ पे मिला है ना, ये इस फॉर्म में कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो COOH क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और NH2 अमाइंस आर बेसिक, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, NH2 प्लस और यहाँ पर COO माइनस। इस तरीके से ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा, और ये अपने पास हो गया P4। तो क्या P4 ऐसा ही दे रखा है क्या, एग्जैक्टली यही P4 आपको दे रखा है। तो जो सारे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं P1 P2 P3 और P4, सारे प्रोडक्ट इन्होंने सही दे रखे हैं। तो टोटल 4 स्टेटमेंट है और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। At boils temperature, a real gas behaves like an ideal gas irrespective of pressure। तो ये रियल गैस के क्वेश्चंस हैं और सारे स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे हैं, चेक करना है कि कितना सही हो सकते हैं। बेसिकली एक ही यहाँ पे इनकरेक्ट है और बाकी सारे के सारे करेक्ट होंगे। एट बॉयल्स टेम्परेचर, फर्स्ट स्टेटमेंट देखना, एट बॉयल्स टेम्परेचर अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा, बॉयल्स टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है। बॉयल्स टेम्परेचर पे जो Z है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और Z 1 किसके इक्वल होता है, कौन सी गैस के लिए, Z मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आती है आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से लॉजिकली एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि रियल गैस का जो नेचर है वो आइडियल गैस को मैच करता है।
लेकिन ये ऐसा सर्टेन प्रेशर की रेंज पे ही हो पाता है। इनमें क्या बोला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे ऐसा होगा, तो बिल्कुल गलत है बेटा। बहुत ही हाई प्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत हाई प्रेशर पे जो वंडरवॉल गैस मतलब रियल गैस जो होती है उसका रियल नेचर ही डोमिनेट करता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। बहुत हाई प्रेशर है तो फिर वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, Z ग्रेटर देन 1 आता है। और ये बोल सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस रियल गैस से आइडियल गैस का जैसा बिहेव करता है, तो बिल्कुल गलत है। केवल किसी सर्टेन प्रेशर की रेंज में ही ऐसा होता है। मॉडरेट प्रेशर पे बेसिकली ऐसी बात होती है। सेकंड स्टेटमेंट आप देखो तो पहला ही गलत है, यही आंसर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है एट बॉयल्स टेम्परेचर Z इज इक्वल टू, तो बॉयल्स टेम्परेचर पर Z का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पूरा इसका फॉर्मूला दे रखा है, हम चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। Z की वैल्यू 1 होती है बॉयल्स टेम्परेचर पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 1 ही होती है। बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला अपने पास आता है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1 अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई वी एम क्यूब। और बॉयल्स टेम्परेचर पे जब आइडियल गैस होती है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो बी अपॉन वी एम का स्क्वायर लेसर नंबर डिवाइडेड बाई वेरी वेरी ग्रेटर नंबर, तो ये बहुत ही लेसर नंबर हो गया, उसका स्क्वायर क्यूब रेस्ट टू पावर 4 करोगे तो उन सबको आप 0 कंसिडर कर लेते हो। और ये जो टर्म है ये बेसिकली अगर 0 हो जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इनको तो आप कंसिडर ही नहीं करते। तो Z की वैल्यू कब 1 हो सकती है, जब ये टर्म 0 हो जाए। और ये टर्म कब 0 होती है, A अपॉन आर बी बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे अपने पास Z की वैल्यू 1 तो आती है, लेकिन इसने पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम इंटू वी एम माइनस बी। क्या ये एक्सप्रेशन सही है क्या, तो चेक करते हैं भाई। बॉयल्स टेम्परेचर पे ये टर्म तो 0 हो गया, तो कितना हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर बी क्यूब बाई वी एम क्यूब, इस तरीके से चलेगा ये। Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर, आप कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी बाई वी एम बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलेगा। अब आप आगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये चलता जा रहा है, तो इससे आप क्या बना सकते हो, 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 1, और x की वैल्यू अपने पास क्या है, b बाई वी एम, करेक्शन इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक्चुअल वॉल्यूम, तो ये वैल्यू बहुत सी कम होगी। और 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 1, इसका एक्सप्रेशन बेसिकली यही आता है जब x क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो। तो x अपने पास b बाई वी एम है विच इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये आएगा या नहीं आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर ठीक है, एक वी एम है मतलब एक वी एम अपन अंदर भेज देते हैं, तो एक वी एम आपने रखा, एक वी एम को अंदर भेजा, तो वी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी एम आ जाएगा, यहाँ वी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एम डिवाइडेड बाई वी एम कट जाएगा, केवल b बचेगा। तो z का जो एक्सप्रेशन है बॉयल्स टेम्परेचर पे अपने पास कितना आ सकता है, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम माइनस बी, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन दे रखा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स था, 1 ही आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 4 टाइम्स कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z1 बिकम्स डबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर में काफ़ी सारे अपने पास गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम V कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये तो पता ही है। मॉलिक्यूलर कॉलिजन थ्योरी में Z1 कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितना आता है बेटा, रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू एन स्टार। एन स्टार क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट है, तो Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज, और ये कितना होता है 8 RT बाई पाई एम अंडर रूट, तो यहाँ से Z1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। तो T इंक्रीज होगा तो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर आप 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे
तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट टी हो जाएगा। रूट टी के प्रोपोर्शनल अपने पास ओल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी था, तो अब न्यू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अपने पास रूट टी मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स न्यू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट, एट हाई प्रेशर वंडरवॉल कांस्टेंट बी डोमिनेट्स ओवर ए। तो ये बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अगर होगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और ग्रेटर देन 1 में भी कितना आता है, 1 प्लस पी बी बाई आर टी, 1 प्लस पी बी बाई आर टी। हाई प्रेशर पे तो ए का टर्म तो बेसिकली यहां पे है नहीं, केवल वंडरवॉल गैस कांस्टेंट बी का टर्म है। इसका मतलब बी डोमिनेट्स ओवर ए, बी डोमिनेट्स ओवर ए, तभी तो उसका टर्म यहां पे प्रेजेंट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहां पे है करेक्ट। तो टोटल 4 स्टेटमेंट थे रियल गैस से रिलेटेड, फर्स्ट इनकरेक्ट है और रेस्ट 3 स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन 4 स्टेटमेंट दे रखे, 3 moles of phenyl hydrazine and 1 mole of aldose required to produce phenyl losazone। तो ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है क्या? फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मोल आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर किसी एल्डोज के साथ आप उसका ऑक्सीजोन बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल सही बात है ये। वैसे रिएक्शन देख के आपको क्या लगेगा कि फिनाइल हाइड्राजीन के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन 2 मोल रिक्वायर्ड नहीं होते, 3 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी आप एल्डोज कंसिडर कर लो, CHO, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आप इसका रिएक्शन करते हो तो फिनाइल ऑक्सीजोन आपको मिलता है। ये जो फर्स्ट कार्बन होता है एल्डोज का और जो सेकंड कार्बन एटम होता है, इन दोनों कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है, और क्या रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड O NH2Z, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और Z रिमूव, Z ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, Z अपने पास क्या हो जाएगा, NH2PH। तो फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इमाइन यहां पे आ गया। केवल 2 ही जगह ऐसा रिएक्शन हुआ है, तो ये इंप्रेशन अपने को लगता है कि फिनाइल हाइड्राजीन का जो रिक्वायरमेंट है पर मोल ऑफ द एल्डोस टू मेक फिनाइल ऑक्सीजोन, ये अपने पास कितना रिक्वायरमेंट है, 2 मोल का, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, 3 मोल का रिक्वायरमेंट होता है। 2 मोल का रिक्वायरमेंट से तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, प्लस 1 मोल अपने पास रिएक्शन करके एनालीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस NH3। तो टोटल 3 मोल फिनाइल हाइड्राजीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बाकी के 3 स्टेटमेंट देखो, ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड विद Br2H2O। तो Br2H2O के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करता है। OH OH OH, और यहाँ पे भी क्या है, CH2OH है, CHO है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है ये COOH में, Br2 वाटर के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो, और बाकी किसी कार्बन पे कुछ नहीं होता है। इस एसिड को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 से करते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एटम दोनों को COOH में चेंज करता है, और फर्स्ट और लास्ट अगर दोनों कार्बन एटम COOH हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकारिक एसिड। थर्ड स्टेटमेंट यही दे रखा है कि ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लूकारिक एसिड विद HNO3। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके कंपैरिजन में, तो दोनों कार्बन एटम को कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट करता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट अभी सही है। अब फोर्थ स्टेटमेंट है, लॉवरिंग इन कार्बन चेन कैन बी डन बाय किलियानी-फिशर मेथड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। किलियानी-फिशर मेथड से कार्बन चेन में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता है। इस पर्टिकुलर मेथड से एक लोअर मोनोसैकेराइड को हायर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप अप रिएक्शन है, कार्बन चेन में इंक्रीमेंट होगा। मेथड में आपको एक बार बता देता हूं कि कोई भी एक लोअर मोनोसैकेराइड है, एल्डोज कंसीडर कर लेते हैं, आप इसके रिएक्शन किससे करवाते हो, CN- न्यूक्लियोफाइल से। तो एल्डोज में अपने पास C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड एक तरीके से, और कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन HCN से अगर आप करते हो तो साइनोहाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। CN- कार्बन पार्शियली पॉजिटिव जहां पे प्रेजेंट है उसके ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे CN और यहाँ पे OH। अच्छा एक बात आप और देखना,
ये कार्बन अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन फ्रंट साइड से और बैक साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है Cn माइनस। तो यहां बेसिकली आपको दो प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेंगे। नीचे कायरल कार्बन पे जहां पे OH वगैरह अटैच्ड है वहां कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपने रिएक्शन किया ही नहीं है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट होंगे ये कंप्लीटली एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। केवल इतने पार्ट में तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ पे डायास्टीरियोमेरिक पेयर आपको मिलता है, डायास्टीरियोमर्स आपको मिलते हैं। और Cn माइनस अटैच होने के बाद आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करने से Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करते हैं तो COOH फर्दर रिड्यूस होकर CHO में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से लोअर मोनोसेकेराइड से हायर मोनोसेकेराइड में हम कन्वर्ट करते हैं। Cn माइनस ने जैसे ही अटैक किया तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में अपने पास एक कार्बन आइटम का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस पर्टिकुलर मेथड से कार्बन चेन का इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। टोटल 4 स्टेटमेंट अपने पास थे, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यही अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन कैन प्रोड्यूस पीपीटी विद ओनली वन ऑफ द गिवन कंडीशन? टोटल 4 कैटायन अपने पास है, एक बार ही बना देता हूं मैं। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है, 2 कंडीशंस आपको दे रखी है। तो कुछ कैटायंस ऐसे हैं कि जो दोनों कंडीशंस के साथ पीपीटी बना सकते हैं। आपको ऐसा कैटायन देखना जो केवल एक कंडीशन के साथ पीपीटी बना सकता है। तो Pb2+ हो गया, Hg2+ मर्क्यूरस और Ag+ और Sn2+। कंडीशंस क्या है? एक्वस सॉल्यूशन विद HCl, HCl के साथ रिएक्ट करना है और H2S के साथ रिएक्ट करना है। तो क्या बनेगा बेटा? PbCl2 PbS दोनों प्रेसिपिटेट है, इसको हटाओ। यहां से क्या बनेगा? Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट है मर्क्यूरस क्लोराइड और Hg2S अगेन ब्लैक प्रेसिपिटेट है, सॉरी येलो प्रेसिपिटेट आता है। AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट है। यहां से क्या बनेगा? Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट है, सबसे ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है, मतलब बेसिकली दोनों कंडीशंस के साथ प्रेसिपिटेट ये बना रहा है। अब Sn2+ से क्या बनेगा बेटा? SnCl2 विच इज सॉल्युबल इन वाटर और यहां से क्या बनेगा? SNS। तो ये अपने पास पीपीटी होता है। तो Sn2 ही यहाँ पे या Sn2+ ही ऐसा कैटायन है जो गिवन 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन में प्रेसिपिटेट बनाता है और दूसरी कंडीशन में एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन यहाँ से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? Sn2+। Sn2+ सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके SNS का प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके SnCl2 बनाएगा और SnCl2 वाटर में सॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिडक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो कुछ अपने पास यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखे हैं और इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में रेट ऑफ रिडक्शन आपको देखना है कि किस में रेट ऑफ रिडक्शन हाई हो सकता है, किस में लो हो सकता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एसिड हैलाइड भी है, एल्कीन अल्काइन सब कुछ आपको दे रखा है। चारों स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड इन दोनों में किसका रिडक्शन फास्ट होगा? तो किसका रिडक्शन फास्ट होगा ये देखने के लिए भी आपको रिएजेंट भी देखना पड़ेगा। रिएजेंट में अपने पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, उसी से आंसर आएगा। रिएक्शन किससे कर रहे हैं? बोरेन BH3। तो बेटा BH3 THF इससे आप इसका रिडक्शन करना चाहते हो, अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। BH3 बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये बेसिकली उसी कार्बोनिल कंपाउंड को या एसिड हैलाइड को या एसिड डेरिवेटिव को पहले रिड्यूस करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि इसके पास खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये पहले रिड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पे OH का प्लसम लग रहा है, यहाँ पे Cl का ओवरऑल माइनस आई लगेगा। तो C डबल बॉन्डों पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ रेट ऑफ रिडक्शन ज़्यादा आएगा। तो पहला तो करेक्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, RCHO में ज़्यादा है और RC डबल बॉन्ड OH में कम है। रिड्यूसिंग रिएक्शन विद LiLH4,
LiLH4 से आपको क्या मिलता है, H माइनस। ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इधर ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो OH का क्या लग रहा है, प्लस M लग रहा है। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। यहाँ पे अटैक फुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। C डबल बॉन्ड O के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन के ऊपर ज्यादा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अल्काइन में जो रेट ऑफ रिडक्शन है या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एल्केन्स, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही आपको दे रखा है, कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं दे रखा है, केवल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। सरफेस फिनोमिना है, जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है वहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों तीनों करेक्ट हैं। तो लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट होगा। डाइबल एच के साथ रिएक्शन है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो बेसिकली अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ये आपको दे रखा है, इनकरेक्ट है। क्लोरीन का -I लग रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और ज्यादा डेवलप होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ, उसका जो रिडक्शन का रेट है उतना ही कम आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा और RC डबल बॉन्ड और Cl में रिडक्शन का जो रेट है वो कम होगा। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें सारे ऑप्शन आपको देखने पड़ते हैं। एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का केस था और बाकी सब आइदर इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी हैव टेकन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। AgBr का प्रेसिपिटेट होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रखा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जितना AgBr यहाँ पे मिक्स हो सकता है या जितना AgBr सॉल्युबल हो सकता है उतना ऑलरेडी अपने पास प्रेजेंट है। KSP ऑफ AgBr इज 12 × 10⁻14। ठीक है, KSP बहुत कम है, मतलब Ag प्लस और Br माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो एक्वस कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी बहुत कम होगा। इफ 10⁻7 मोलर of AgNO3 is added to 1 liter of this particular solution, then find conductivity or specific conductance, एक ही बात है, of this particular solution in terms of 10⁻7 सीमेंस पर मीटर पर ओम पर मीटर में सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आपको बताना है। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस और एनायंस, इन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे जितने भी कैटायन और एनायन प्रेजेंट है ना, सभी की कंडक्टिविटी का सम कर दो, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको पता चलेगी। सभी की कंडक्टिविटी का सम कर दो, और कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है तो इसको ऐड भी किया जा सकता है। कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस, कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस एंड कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस। AgBr का सॉल्यूशन था सबसे पहले अपने पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो मोस्टली तो अपने पास AgBr प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होगा और बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है AgBr की, तो बहुत कम Ag प्लस और Br माइनस यहाँ पे है। ऊपर से आप AgNO3 मिक्स कर रहे हो, AgNO3 तो सॉल्युबल होता ही है, तो Ag प्लस और NO3 माइनस यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन में Ag प्लस Br माइनस और NO3 माइनस प्रेजेंट होगा। तीनों की कंडक्टिविटी का सम करो, टोटल कंडक्टिविटी आएगा। ठीक है, यहां पे आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है और इनफैक्ट इस तरीके से आपको दे रखा है। नॉट मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, तो ऑफ कोर्स इस सॉल्यूशन में Ag प्लस Br माइनस या NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो इस बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको आप चाहो तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं। फिलहाल मोलर कंडक्टिविटी की सारी वैल्यूज आपके पास हैं। कितना है, Ag प्लस है, Br माइनस है, NO3 माइनस है। 687 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल में हर किसी का मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है।
तो हर किसी की मोलर कंडक्टिविटी से आपको कंडक्टिविटी निकालो, सभी की कंडक्टिविटी का सम करो, तब जाके सॉल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी आएगी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन और K डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 1000, दोनों फॉर्मूले होते हैं। डिपेंड करता है कि यूनिट अपने पास क्या है, उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फिलहाल अपने पास स्टैंडर्ड यूनिट है पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन। बताइए कंडक्टिविटी किसका निकाल सकते हैं? NO3 माइनस का। बहुत इजीली आ जाएगा। Ag प्लस और Br माइनस का बाद में आएगा क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है। AgNO3 जो आपने मिक्स किया है ये अपने पास क्या है? 10⁻⁻7 मोल है और ये 1 लीटर है। तो 10⁻⁻7 मोल डिवाइडेड बाई 1 लीटर, मोलैरिटी इसकी 10⁻⁻7 ही है, मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी NO3 माइनस 7 इंटू 10⁻⁻7, 7 इंटू 10⁻⁻7, ये मोलर कंडक्टिविटी है, सॉरी -3 है। तो कितना हो गया ये? 10⁻3 3, 10⁻⁻1, तो 0.7 इज कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस। एक तो ये आपके पास है। दूसरा आपको Ag प्लस और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन पता होगा तभी मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से कंडक्टिविटी आएगा। तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम आप यूज करो, सब हटाओ ये। AgBr का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो क्या प्रेजेंट है? Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। ठीक है, लेट अस से इसकी सॉल्युबिलिटी S है इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस 10⁻⁻7 मोलर डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तो 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस और NO3 माइनस का आप मिक्स कर रहे हैं। इसकी प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी S अज्यूम कर लेता हूं, तो ये कितना प्रेजेंट होगा? S प्लस 10⁻⁻7 मोलर। अब यहां से आप इसका क्या बना सकते हो? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है, उसके इक्वलाइज करके Ag प्लस की जो सॉल्युबिलिटी है या Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो पता कर सकते हैं और साथ ही साथ Br माइनस की भी पता कर सकते हैं। तो S प्लस 10⁻⁻7 रेस्ट टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई S रेस्ट टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻14। तो ये कितना हो जाएगा? S स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7 S प्लस सॉरी -12 इंटू 10⁻⁻14 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 और 4 आ जाएगा, ये माइनस प्लस होना चाहिए, तो S प्लस 4 इंटू 10⁻⁻7 S माइनस 3 इंटू 10⁻⁻7, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सॉल्व करेंगे इसको आगे तो क्या बनेगा? ये S इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और ये तो बेसिकली नेगेटिव में आएगा, तो इस सॉल्यूशन पे आपको ध्यान देना नहीं है। तो Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या है? S प्लस 10⁻⁻7 3 प्लस 10⁻⁻7, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और Br माइनस की कितनी है? केवल S ही है और S की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। Ag प्लस और Br माइनस का इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, जो सॉल्युबिलिटी प्रेजेंट है, वो आपको पता है। इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो। कंडक्टिविटी बनाओ, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। तो Ag प्लस के केस में क्या मोलर कंडक्टिविटी है? 6 इंटू 10⁻⁻7। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻7, -3 है ये, तो 10⁻3 ये तो चला गया। अच्छा ये भी गलती किया था, -3 था ना ये, तो ये कट गया। 7 इंटू 10⁻⁻7 है ये। आंसर किस में आएगा? पर ओम, कंडक्टिविटी है ना, पर ओम पर मीटर में आंसर आएगा, उसी में आंसर आपको लाना है। यहां से कितना हो जाएगा? 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, ये तो चला गया। 4 इंटू 6 24 इंटू 10⁻7,
पर ओम पर मीटर। ये Ag प्लस का कंडक्टिविटी है, Br माइनस का कंडक्टिविटी क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। Br माइनस के लिए मोलर कंडक्टिविटी होगा 8 इंटू 10⁻³ और Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁷। ये सब कट जाएगा, 10⁻⁷ यहाँ पे होगा, इधर 3 होगा उधर 8 होगा, तो 8 इंटू 3 24 इंटू 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। तो हर किसी का आयन का कंडक्टिविटी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए सभी की कंडक्टिविटी का सम करो। तो सभी का कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24 प्लस 7, तो 48 प्लस 7 55 इंटू 10⁻⁷। 55 इंटू 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको आंसर केवल कितना लिखना है? 55, क्योंकि यहाँ इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो आपको रिपोर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर। सीमेंस क्या होता है? पर ओम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज हैवी। तो जो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग बनता है कैल्शियम सिलिकेट का, वो हैवी नहीं होता, वो लाइटर होता है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा। तो बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट ही होंगे। पढ़ लेता हूँ। एट टेम्परेचर बिलो 983 केल्विन CO इज चीफ रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस। ये भी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही चीफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन जोन रिफाइनिंग मेथड इम्प्योरिटीज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हीटर। बिल्कुल सही बात है। हीटर जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा ना, उस साइड में मेल्ट प्रेजेंट होगा, और मेल्ट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और पीछे की साइड अपना प्योर मेटल क्रिस्टलाइज होता है। फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब बॉक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन ही होता है, एंड दैट इज नोन एज हॉल हेराल्ट प्रोसेस। ये भी सही है। तो रेस्ट 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट था। स्लैग आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो आपको मिलता है वो हैवी नहीं होता, वो बेसिकली लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनकरेक्टली मैच्ड रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। 4 रिएक्शन दे रखी है, इनकरेक्ट कौन सी है? ठीक है, अब ये चारों रिएक्शन आपको एनालीन के बारे में ही दे रखी है। हर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। एनालीन की रिएक्शन करनी है बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट में स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। फर्स्ट रिएक्शन है ये। सारी रिएक्शंस बनानी पड़ेंगी, टाइम लगेगा। फर्स्ट एनालीन हो गया अपने पास, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। रिएक्शन किससे करनी है? बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप हाईली एक्टिवेटेड रिंग से करोगे तो कपलिंग रिएक्शन होगा, और एनालीन में आपको pH 4 to 5 मेंटेन करना होता है। कपलिंग रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डाइएजो कंपाउंड मिलता है, और ये अपने पास बेसिकली क्या हो गया? येलो कलर का डाई आता है। तो पहले में जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है वो सही है। सेकंड, पैरा पोजीशन पे आपको अटैच करना है इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से माइनर प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा से मेजर। सेकंड क्या है कि NH2 है, एनालीन की रिएक्शन आपको करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। एसिड और बेस है तो ये एनालीनियम आयन में भी प्रेजेंट होगा बेटा यहाँ पे, और एनालीनियम आयन में भी प्रेजेंट होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो मेटा प्रोडक्ट है ना वो भी सिग्निफिकेंट होता है, बाकी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो मिलना ही है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आता है वो पैरा से ही आता है, 51% आता है। तो पैरा प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगा? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिलता है? NO2 इलेक्ट्रोफाइल। तो पैरा नाइट्रो एनोलिन दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, यही आपको दे रखा है। अब थर्ड रिएक्शन है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एनालीन और रिएक्शन किया है प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है ऑर्थो आइसोप्रोपाइल एनालीन। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपको दे रखा है ना ये बिल्कुल फॉल्स है। देखना आप, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया एनालीन, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है NH2। रिएक्शन आपने किससे किया? प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? लुईस एसिड होता है, Cl- को खा जाएगा, तो प्रोपाइल कैटाइन प्लस Al4
ElCl4 माइनस, प्रोपाइल कैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर कहाँ पे आएगा 2 डिग्री पे, और यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो आइसोप्रोपाइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग है जिसमें NH2 ग्रुप अटैच्ड है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे या पैरा पे आप अटैच कर सकते हो। तो इन्होंने प्रोडक्ट क्या बना रखा है, ऑर्थो आइसोप्रोपाइल एनालीन। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि सब कुछ सही किया है, कि पहले तो आपने रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, फिर इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दिया बेंजीन रिंग में, और फाइनली एकदम सही प्रोडक्ट आपने बनाया है। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको याद दिला देता हूं कि हाईली एक्टिवेटेड रिंग एनालीन और हाईली एक्टिवेटेड रिंग फिनोल में जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होता। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं, अल्काइल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ElCl3। एनहाइड्रस ElCl3 लुईस एसिड होता है, और ये लुईस एसिड इस एनालीन से ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहली बात तो यही खत्म हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, अगेन ये रिंग कैसा हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड। और डीएक्टिवेटेड रिंग में भी जो अपना फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही आंसर होगा। फोर्थ स्टेटमेंट में आप देखो, एनालीन का रिएक्शन किया है Br2 वाटर से, तो Br2 से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और एनालीन में NH2 हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है बेसिकली, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की मदद से यहाँ पे ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। क्या होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन, वही आपको दे रखा है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें इनकरेक्टली मैच्ड रिएक्शन आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी में इनकरेक्ट प्रोडक्ट है और बाकी तीनों रिएक्शन में करेक्ट प्रोडक्ट दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेल शोन बिलो जनरेट्स अ पोटेंशियल ऑफ 0.643 वोल्ट एट 300 केल्विन, फाइंड लो KSP ऑफ AgBr। सेल में आपके पास जो एनोड और कैथोड है, कैथोड तो अपने पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, और एनोड जो लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है सिल्वर और सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कि मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। इन दोनों इलेक्ट्रोड से एक सेल बना है। तो AgBr जो अपने पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, या जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हो, इसके KSP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब इस पर्टिकुलर सेल का जो EMF है वो 0.643 वोल्ट दे रखा है, 0.643 वोल्ट EMF है। सेल में बना देता हूं। ये क्वेश्चन इजी है और आप तभी कर पाओगे जब एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपको पता होगा। सब याद करवाया था मैंने वो रिलेशनशिप आपको। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट की टर्म में कितना आता है। जरूरत आपको पड़ेगी Ag प्लस Ag सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 है। AgNO3 पानी में सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट आयन से हमें कोई काम नहीं है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर। बताइए EMF निकालने के लिए क्या लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन। बताइए E सेल दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln Q। ln Q में अभी बनाऊंगा और तभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। E नॉट सेल अपने पास कितना हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP ऑफ कैथोड और SRP ऑफ एनोड AgBr सॉलिड, SRP ही आपको दिखाना होता है, माइनस RT बाई NF, तो इसको क्या लिखेंगे 0.0591 डिवाइडेड बाई N इंटू F। वो सब कुछ हो गया, लॉग एडजस्ट हो गया, लॉग 10 में कन्वर्ट कर दिया, Q दैट इज इक्वल टू 0.643 वोल्ट। अब यहाँ पे ये जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, इसके SRP की वैल्यू तो आपको दे दी रखी है। इनफैक्ट मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट के SRP की वैल्यू भी आपको नहीं दे रखी है। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, इधर वेरिएबल है, इतने सारे वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। इक्वेशन 1 है, तो क्या AgBr का KSP अपने पास आ जाएगा क्या। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में AgBr का KSP कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है E नॉट Ag प्लस टू Ag प्लस log KSP ऑफ AgBr। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो KSP है उसकी वैल्यू प्लस करो और E नॉट Ag प्लस टू Ag
ये एक रिलेशनशिप होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। तो आप देख ही रहे हो कि ये वैल्यू तो वैसे भी कट जाएगी, तो कितना होगा माइनस लॉग के एस पी, और इसमें ये जो सेकंड टर्म है वो मैंने लिखा नहीं है, अब लिख देता हूँ 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। एन और क्यू पता करने के लिए क्या थोड़ी हाफ लिखो, एनोडिक हाफ लिखो, हाफ सेल के रिएक्शन का सम करने के बाद कंप्लीट सेल का रिएक्शन आएगा, तभी आपको एन और क्यू की वैल्यू पता लगेगी। एनोड है ये अपने पास, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो Ag सॉलिड से कहां चला जाएगा Ag प्लस अपने पास Ag Br के अंदर प्रेजेंट है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Br माइनस। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, Ag प्लस एक्वस आपके पास प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Ag सॉलिड में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1। लॉग Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, Ag सॉलिड AgBr सॉलिड Ag सॉलिड, कोई दिक्कत ही नहीं है इससे, तो आपको Br माइनस और Ag प्लस है, तो Q अपने पास कितना हो जाएगा Br माइनस और Ag प्लस। Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू 10⁻²। अब बताओ 0.643 विच इज इक्वल टू माइनस लॉग KSP, माइनस लॉग KSP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग Q, तो लॉग 10⁻², वो कितना हो जाएगा 2। अब आगे इसमें देखो आप, इसको 0.06 आप लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.763 हो गया ये, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग KSP। log KSP प्लस 0.0, अच्छा ये मैंने गलत ही लिखा है यहाँ पे ये जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने लिखा है इन टर्म्स ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये फॉर्मूला ही गलत आ गया। ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर भी अपने पास RT डिवाइडेड बाई NF की टर्म होती है, तो 0.06 हो गया वो डिवाइडेड बाई n log KSP, ये कंप्लीट होता है। n की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 ही है, तो ये फाइनल अपने पास कितना बनेगा माइनस 0.06 इंटू लॉग KSP। अब आप इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर ऑफ लॉग KSP, और लॉग KSP ही आपको रिपोर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये केवल तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट की टर्म में कैसे लिखते हैं, अगर ये रिलेशनशिप पता है तो फिर आप इसको सॉल्व कर देते हैं। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है, नस्ट इक्वेशन से आपको EMF निकालना होता है, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नस्ट इक्वेशन में E0 सेल की वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू आपने पुट करी, RT बाई NF डिवाइडेड बाई LN Q, तो N और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कंप्लीट सेल का रिएक्शन सबसे पहले बनाना पड़ता है। सारी वैल्यूज गिवन है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 12.71। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड Na2IrCl6 reacts with triphenyl phosphine and diethylene glycol in an atmosphere of CO to give this iridium complex, ठीक है, called or known as Vaska's compound। एटॉमिक नंबर ऑफ इरिडियम आपको दे रखा है 77, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आता है, कौन सा इसका ग्रुप होगा। वैसे मुझे पता है कि इरिडियम अपने पास कोबाल्ट के नीचे आता है, तो कोबाल्ट का भाई है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स बना दो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता दो, यही सब कुछ बताना होगा। टोटल 4 स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई करने के कितने करेक्ट हैं। इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है COClPPH3 होल ट्वाइस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। sp3 कॉम्प्लेक्स हो सकता है, dsp2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है, चेक करेंगे। इरिडियम कितना हो गया, पहली बात तो इरिडियम +1 में, इरिडियम कोबाल्ट का भाई है, कोबाल्ट कितना होता है 18 + 4s2 3d7 होता है, +1।
आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको पहले इनर शेल में आपको भेजना ही है। 3d8 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0, 4d0। अब आगे देखो, इरिडियम अपने पास 4d और 5d सीरीज का मेटल है, तो इसके लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने से 4 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। 4s खाली है, 3d में 1d खाली है, 4p सब कुछ खाली है आगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बनेगा। स्टेटमेंट देखो, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कार्बोनिल क्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इरिडियम थर्ड। कार्बोनिल क्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इरिडियम थर्ड। तो थर्ड गलत है बेटा, इरिडियम का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे, और एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल आयन इज sp3, बिल्कुल गलत है, dsp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 0, ये बिल्कुल सही है। सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। कॉम्प्लेक्स शोस ज्योमेट्रिकल एज वेल एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ज्योमेट्रिकल तो शो कर सकता है बेटा, ये ABC2 इस तरीके से है, तो A और B या तो सेम साइड हो सकते हैं या A और B ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है लेकिन आयोनाइजेशन शो नहीं कर सकता। यहाँ पे तो बेसिकली अपने पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। कौन सा ऐसा लिगेंड है जिसको आप पोटेंशियली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ले जाके आयोनाइजेशन स्फीयर में रख सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं अपने पास। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारी रिएक्शन अब लिखने की नहीं है, सारी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बता देता हूँ। प्राइमरी अमाइड का रिएक्शन आपने किया है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NH, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन ही मिलता है, और प्राइमरी अमाइड ही इसकी रिएक्शन दे पाता है, तो पहले में 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है। सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया है HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसमें भी प्राइमरी अमाइन मिलता है। हाइड्रोजोइक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, N3-, तो सबसे पहले N3- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो नाइट्रोजन गैस गया, और RCONH2 आपको पास मिलेगा, सॉरी RCH2NH2 मिलेगा। प्राइमरी अमाइन इसमें भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, ऑप्शन नंबर 3 में आपने रिएक्शन किया है किससे, एल्डिहाइड का रिएक्शन किया है अमाइन के साथ, और उसके बाद हाइड्रोजनेशन करना है, तो थर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का रिएक्शन किया है NH2Z से, PHCHO, NH2R से आप इसका रिएक्शन करोगे, एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो एडिशन एलिमिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और Z मतलब कि R यहाँ पे बचता है, इमाइन आता है। अब इसका सेकंड स्टेप में आपने क्या कर दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो, CH2NHR, 2 डिग्री अमाइन यहाँ पे मिलेगा, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में 2 डिग्री अमाइन मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है, और लास्ट क्या है, C�BN की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करनी है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और सारे पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट होगा, RCH2NH2, प्राइमरी अमाइन में ही कन्वर्ट होगा। तो केवल थर्ड ऑप्शन ऐसा है जहां पे प्राइमरी अमाइन आपको नहीं मिल सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और ये कैटलिस्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, बिल्कुल सही बात है, बहुत स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। कोई अगर मान लो कि मेटल एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी रिएक्शन में भी यही मेटल एज अ कैटलिस्ट वर्क कर सकता है। कैटलिस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं। सेकंड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट से ही अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ फ्री वैकेंसीज ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस ऑन सब डिवीजन,
तो कैटलिस्ट को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, जैसे मान लो कि सॉलिड सरफेस को अगर आप ब्रेक डाउन करके उसको पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, फ्री वैकेंसीज इंक्रीज होगी और कैटालिटिक एक्शन इंक्रीज होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो फोर्थ अपने पास गलत है। निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, निकल नहीं यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ हंट्स रूल इज वायलेटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डायमैग्नेटिक फ्रॉम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक कौन बन जाएगा? डाई एटॉमिक स्पीशीज आपको दे रखी है और हंट्स रूल को वायलेट करना है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है विद सेम स्पिन, और एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद फिर आपको पेयरिंग करवाना स्टार्ट करना है। तो पहला क्या है? C2। C2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 + 6 12, तो 8 + 4 और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले ही डायमैग्नेटिक है और हंट्स रूल को वायलेट करके अगर फिल करोगे तब भी ऐसा ही आएगा, पैरामैग्नेटिक ये होगा ही नहीं। Cn- में कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, कैसे भी फिल कर लो। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py में होंगे। कंप्लीटली फिल होगा बेटा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो ये पहले भी डायमैग्नेटिक है और बाद में भी डायमैग्नेटिक रहेगा। N2 2 इसका देखो आप, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 + 7 14, 14 + 2 14 + 2 16, 16 अपने पास O2 का आ जाता है, तो 18 + 6 यहाँ तक तो 14 चलेगा। अब एंटी बॉन्डिंग में आ जाओ। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, सब पाई स्टार है। ये हंट्स रूल को फॉलो करेंगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास है, तो जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो पैरामैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक ही है। लेकिन हंट्स रूल को वायलेट करोगे तो हर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, हाफ फिल्ड कुछ होगा ही नहीं। तो इसी में आपने दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो ये पैरामैग्नेटिक से चेंज हो गया डायमैग्नेटिक में। थर्ड वाला आंसर हो गया। और फोर्थ अपने पास क्या है? Bn। बोरोन में कितना? 5 + 7 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन इसी के जैसा है। तो इस केस में भी आप चाहे हंट्स रूल को वायलेट करो चाहे वायलेट मत करो, ये हमेशा डायमैग्नेटिक ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दे रखा है? एट 373 Kelvin a gaseous reaction A gas that is equal to 2B gas plus C gas is found to be first order। ठीक है। Starting with pure A, total pressure at the end of 10 minutes was 176 mmHg। तो ये अपने पास केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। 176 mm टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 10 मिनट के बाद, और सारी एक गैसियस रिएक्शन है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन A वाज कंप्लीटली डिसोशिएटेड द प्रेशर वाज 270 mmHg टोटल प्रेशर। तो 10 मिनट के एंड पे आपको A का प्रेशर पूछा है। रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखने के बाद को लगेगा कि क्वेश्चन तो ईजी है और इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स आपको यूज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपको सेम दे रखा है। 10 मिनट पे आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है और 10 मिनट पे ही A गैस का प्रेशर आपसे पूछा है। A गैस दैट इज इक्वल टू 2B गैस प्लस C गैस। शुरुआत में केवल A प्रेजेंट है, गैस है, तो लेट अस से कि इसका प्रेशर है P0। तो टोटल प्रेशर भी कितना हो गया? P0। टोटल प्रेशर ही ऑब्जर्वेशन होता है। P0 में से अगर x चला गया 10 मिनट पे, जितने मोल डिसोशिएट होंगे उसी के रेस्पेक्ट में इसका प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। मोल और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम में। x अगर इसका चला गया तो इसका कितना बनेगा? 2x इसका x। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 + 2x विच इज गिवन एज 176। आफ्टर सर्टेन टाइम ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो जीरो प्रेशर, और P0 से कितना डेवलप होगा? 2P0 और यहाँ पे P0। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 3P0 विच इज गिवन एज 270। तो P0 कितना हो गया? 90। P0 अगर 90 है, 176 माइनस 90 86, तो 2x इज इक्वल टू 86, x इज इक्वल टू 43। तो 43 प्रेशर इसका
यहाँ पे कम हो रहा है जब A डिसोशिएट हो जाएगा 10 मिनट पे। अब आपसे क्या पूछा है कि 10 मिनट पे जो गैस A है इसका प्रेशर क्या होगा। तो गैस A का प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस एक्स, विच विल बी इक्वल टू 90 माइनस 43, तो 47 mmHg will be pressure of gas A at 10 minute। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is correct। और ये आपसे क्या पूछ रखा है, S3O9 HNO4 H3PO3 होल थ्राइस और H2OH 2 माइनस। तो ये ऑक्सी एसिड आपको दे रखे हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है। स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि SS लिंकेज है या नहीं है, PP लिंकेज है या नहीं है, या OO लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे, इन सब की स्ट्रक्चर्स आप बना लेना और पता चल जाएगा कि POP लिंकेज है या SOS लिंकेज है या SS लिंकेज है या PP लिंकेज है, कहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है या कहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एक तो सिंपल नजर आ रहा है HNO4 बेसिकली क्या हो गया। अब HNO4 में अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, नाइट्रोजन का +7, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम ही +5 होता है। इसका मतलब यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसा देखो ना, HNO3 + O, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो पेरोक्सी एसिड बन जाएगा, क्या बोलेंगे, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। तो OO लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है ही सही। तो स्टेटमेंट नंबर 2 HNO4 कंटेन्स नो OO लिंकेज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और बाकी और भी यहाँ पे स्टेटमेंट है, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप कर लेना। करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ गिवन कार्बोनिल कंपाउंड। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो कॉन्जुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है GOC2 का। करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे बना देते हैं। CH3, ये नॉर्मल अपने पास एसिटिल एसीटोन, और एसिटिल एसीटोन में जो कौन सा कार्बन होता है या कौन सा ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इस पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगा दिया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है यही मोस्ट एसिडिक होगा और इसी से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ अगर आप रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेट बेस कार्बेनाइन बनेगा। दिस कार्बेनाइन इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय -m of 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है यही सबसे ज्यादा एसिडिक है और इसी हाइड्रोजन एटम का एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। देख लो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ यहाँ पे H+ हटाने के बाद। यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा, दोनों का -m लगेगा, C डबल बॉन्ड O -m, C डबल बॉन्ड O -m। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है ये C डबल बॉन्ड O के साथ इंटरनली रेजोनेंस कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो कार्बोनाइन को रेजोनेंस नहीं करने देगा। कार्बोनाइन रेजोनेंस अगर नहीं होगा तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस है ये स्लाइटली लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अदर 3। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक। क्लोरीन का -I लग रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पर और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का कुछ लगता नहीं है यहाँ पे, और अपने पास क्या है CH3 का +I लगता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इससे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का। थर्ड से ज्यादा किसका होगा, फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ में जो H+ हटाने के बाद यहाँ पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा या जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये कॉन्जुगेट बेस दोनों C डबल बॉन्ड O के -m से स्टेबलाइज्ड है और क्लोरीन के -I से स्टेबलाइज्ड है। तो ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s ऑर्बिटल। और ABC 3 ग्राफ आपको दे रखे हैं, मैच करना है कि हाइड्रोजन से मैच करता है, हीलियम+ से मैच करता है या लिथियम 2+ से मैच करता है। मतलब तीनों अपने पास बोहर एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ आपको दे रखा है, 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो ऐसा कुछ ग्राफ है आपके पास C का, फिर ये ग्राफ हो गया B का, और A का ग्राफ 2s का इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अपने पास 1s और 2s का रेडियल नोड प्रेजेंट होगा, रेडियल नोड से पहले 1s रीजन होगा, रेडियल नोड से बाद 2s रीजन होगा। तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पे है उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, मतलब सेकंड शेल का रेडियस हो गया एक तरीके से ये सेकंड शेल रेडियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा सेकंड शेल में उसका रेडियस का वैल्यू इतना है ए के लिए, बी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, सी के लिए और भी ज़्यादा है। और हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है और लिथियम 2+ है। इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कर्व ए बी सी किसको मैच करता है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन मतलब कि सेकंड शेल में प्रेजेंट है, सेकंड शेल में सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा या सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होगा, इस ग्राफ से आप मैच करो। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अपने पास किसका, सी का, मतलब सी का जो 2s या सेकंड शेल है उस सेकंड शेल का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा आने वाला है। अब रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू बोहर, R इज इक्वल टू, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। सभी के लिए सेकंड शेल की ही बात कर रहे हैं, तो z यहाँ पे डिफरेंट है। z अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस की वैल्यू या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कम। तो C वाला इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है मतलब z की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो C किसको मैच करेगा, हाइड्रोजन को, B किसको मैच करेगा, हीलियम प्लस को, और A किसको मैच करेगा, लिथियम 2+ को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो भी स्पीशीज आपको दे रखी है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्सट्रैक्ट करना है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितना एनर्जी आपको देना पड़े वो कैलकुलेट करना है कि कितना आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, फिर आपको बताना है कि मैक्सिमम किस में हो सकता है। स्पीशीज आपको सारे के सारे एनाइन दे रखे हैं, O-, S-, Se- और Te-। इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करोगे तो आइसोलेटेड एटम बन जाएगा, न्यूट्रल एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सी प्रोसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो ये बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है। S- में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा ये आपको नहीं पता, लेकिन इसका उल्टा देखो आप, आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्सेप्ट करवाओगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एनाइनिक स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इधर अगर एनर्जी रिलीज होगी तो S- में से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस का यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर है वो आपको नहीं पता है, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर आपको पता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होती है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा सल्फर का, केवल मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो नेगेटिव आप छोड़ो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करो। जैसे कि अगर इसमें से 200 रिलीज होगा तो आपको क्या लगता है कि इसमें से 100 रिलीज होगा, क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन आता है कि 2p सीरीज से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है, 3p सीरीज का। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 200 एनर्जी रिलीज होगा, तो सल्फर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मान लो कि 300 रिलीज होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, सल्फर का। और फर्दर नीचे जाओगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आता, फिर टॉप टू बॉटम जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है एग्जैक्टली उसी तरीके से डिक्रीज होती रहेगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, सल्फर का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इधर से इधर जाएंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर माइनस का आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलो लास्ट स्टेटमेंट अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल 10 टाइम्स फास्टर देन 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी तब ये आंसर आएगा। रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, SN1 SN2 रिएक्शन की बात है ये। फर्स्ट इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, ये इथॉक्सी हो गया और ये मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स फास्टर 10 टाइम्स विद न्यूक्लियोफाइल देन 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, तो बिल्कुल ज्यादा होगी। प्राइमरी हैलाइड है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन OC2H5 का क्या लगेगा, -I, तो डेल्टा पॉजिटिव है। डेल्टा पॉजिटिव की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे फास्ट अटैक करेगा।
SN2 से अगर आप देखोगे तब भी आपको यही लगेगा कि फर्स्ट वाले में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और SN1 से देखोगे तो SN1 में क्या करते हैं, जो हैलाइड आयन है उसको रिमूव कर दो, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज बाई +m ऑफ OR। तो SN1 में यहीं पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो पहले वाले के केस में ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आने वाला है। सेकंड, पहला तो करेक्ट है, इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड फॉलोज SN1 मैकेनिज्म विद न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है। इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है ड्यू टू +m ऑफ ऑक्सीजन लॉन पेयर। थर्ड, 2-फिनाइल थायो इथाइल क्लोराइड, 2-फिनाइल थायो इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड और 2-फिनाइल थायो, तो फिनाइल प्लस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनाइल ऑक्सी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फिनाइल थायो है, मतलब SPH ग्रुप लगा रखा है। रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर अपने पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। 600 टाइम्स फास्टर एज 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वाटर के साथ, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा, तो फर्स्ट वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन 600 टाइम्स फास्टर है। चेक करते हैं कि है या नहीं है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे एक पोटेंशियल इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे SN-NGP मैकेनिज्म लगेगा, ये लॉन पेयर से इधर अटैक करेगा और ऑलरेडी लीविंग ग्रुप को हटा के रखेगा। और जहाँ पे SN-NGP मैकेनिज्म होता है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो एक्सेप्शनली हाई आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने लीविंग ग्रुप निकाल के रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी अपने पास क्या है, करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आप देखो यही इनकरेक्ट होगा। हायर रेट ऑफ 2-फिनाइल थायो इथाइल क्लोराइड, इसके बारे में बात कर रहा है, इज ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ फिनाइल रिंग। तो इसका हायर रेट है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से, यहाँ तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फिनाइल रिंग का ये इनकरेक्ट है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अपने पास किसका है, सल्फर के लॉन पेयर का। ये सल्फर का लॉन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को ऑलरेडी हटा के रखेगा। अब लीविंग ग्रुप ऑलरेडी हटा हुआ है इस पर्टिकुलर साइड से, तो ये साइड अपने पास वैकेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसी साइड से अटैक करेगा, इसी साइड से अटैक करेगा। तो आपको यही सिखाया है कि SN-NGP मैकेनिज्म में रिटेंशन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, रिटेंशन के प्रोडक्ट मिलते हैं, जबकि आपको पता ही है कि SN2 में किसके प्रोडक्ट मिलते हैं, इन्वर्जन के। लेकिन SN-NGP में क्या मिलेगा, रिटेंशन का प्रोडक्ट ही मिलेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी नॉर्मल SN2 रिएक्शन से बहुत ज़्यादा फास्ट होगा।